नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट फ्लाई इन द स्काई क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट 2019 के ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है जो कि पेडागोजी से संबंधित है। 15 क्वेश्चन आज कर लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसमें से कौन सा इस क्वेश्चन को डेवलप किस प्रकार करके नेक्स्ट एग्जाम में यूज किया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और लास्ट में मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन सीटेट नेक्स्ट जुलाई वाले में आता है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए। कुछ ट्रिक्स आप लोग को आज मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। सेकंड ऑप्शन है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। थर्ड ऑप्शन है, अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती है। सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सही है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ये गलत है। तो पहला का 1 नंबर जो है वो राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो पहला ऑप्शन है, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। दूसरा है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो बच्चा जो है वो गणनाओं की प्रक्रिया में भूल कर रहा है, उसे अंक का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, नहीं होगा। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा, ये भी नहीं करेंगे। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय के नियम को समझाएंगे। उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, ये भी गलत है। ये जो 2 नंबर ऑप्शन है सही है। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, गिनती के क्रम से लगाने की नियम जो होती है तो उनको पता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। दूसरा ऑप्शन, अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना। तीसरा है, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। चौथा है, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो दोस्तों प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या क्या होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन हमको सही बताना है। तो प्रश्न संख्या 3 जो है, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। विनिमय को सरल और रुचिकर बनाना, ये होगा। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, ये आपका नहीं होगा। ये आपका यहाँ पे कुछ गलती हम लोग करते हैं। प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो इसमें है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, ये सही है। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का भाग नहीं है। तो चौपड़ जो है ये भाग है गणित का।
प्रतिरूप है, समसमिति है, ये तीनों भाग है गणित के। अनुपातिक विवेचन जो है वो भाग नहीं है गणित के प्राइमरी लेवल पे 1 to 5 में। तो इसका जो सही आंसर है 4 का 4। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधन शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 5 जो है फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है और इसी तरह बताना है कि अधिगम शिक्षण सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो। तो विद्यालय के कक्षा में पैमाना को तो आप प्रयोग में नहीं ला सकते, टाइल्स का प्रयोग नहीं ला सकते हैं, धागा का प्रयोग नहीं ला सकते क्योंकि ये मुहैया नहीं होता है। ये जो है हमारे पास साधन है जिसके द्वारा हम दर्शा सकते हैं ग्राफ पेपर। और इसमें 2 ऑप्शन बताया है, 5 का 2। तो इसमें एक टाइल्स जो है हमको मिल सकता है। तो ये सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो। तो ग्राफ पेपर और टाइल्स, यानी कि इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है सही है, 5 का 2। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण होता है? हो सकता है लिखा है। तो लिंग ये मैटर नहीं करता है बहुत हद तक, क्योंकि लड़के लड़कियों में अब वैसी बात नहीं रही कि लड़कियां गणित में कमज़ोर है और लड़के गणित में अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये भी बहुत हद तक, कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी अच्छे होते हैं गणित में, तो ये भी नहीं होगा। गणित का स्वरूप ये भी नहीं होगा। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता जो है गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यह समझाने के लिए कि 1/3 1/4 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें सबसे उपयुक्त जो है डायनिक्स ब्लॉक के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि ये 1/4 1/3 से छोटा है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। दूसरा है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्र के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वो होगा आपका गणित के, ये तो नहीं होगा, 2 नंबर भी नहीं होगा, 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक से की जाती है, रचनावादी दृष्टिकोण से? तो रचनावादी ऑप्शन नंबर 1 है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। दूसरा ऑप्शन है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गणित पूर्णतया विषय परक होना चाहिए।
चौथा है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो रचनावादी दृष्टिकोण जो है यही है प्रश्न संख्या 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा से निरूपित करना। तो त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, क्योंकि बोतल के ऊपरी दृश्य से ही उसमें देखने से पता चलता है कि एक त्रिविम चित्रित हो रहा है। तो 10 का पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एक बार देखिएगा इस चीज़ को, आपको भी पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 11, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है का ऑप्शन है। तो गणित में उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 11 का पहला ऑप्शन जो है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। देखिए इसमें बहुत से बच्चे दिसंबर के टेट जो दिए हैं उन्होंने 3 नंबर को सही मारा था, लेकिन जस्ट इसके पहले क्वेश्चन जो था उसको मैं आप लोग को फिर से दिखा देना चाहता हूँ कि ये कहाँ गया वो उस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 6 नंबर, यहाँ पे लोग जो मारे थे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लेकिन ये इसमें नहीं होगा। ये सब समय दिमाग में रखना है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता ही गणित की उपलब्धि में कम होने का कारण हो सकती है। और यहाँ भी लोग वही मिस्टेक किए थे प्रश्न संख्या 11 में। यहाँ भी लोग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर, क्योंकि सही ऑप्शन यही लगता है, तो इसलिए एक में गलत हो रहा था, एक में सही हो रहा था। तो एनसीटी ने इस बार क्या किया, इसके आंसर को ही चेंज कर दिया, वो अपने मन के मुताबिक। इसको मन की मर्जी कहेंगे। बहुत बच्चों का नंबर कटा था इसमें, ये चीज़ मेरे को याद है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो इसमें क्या होगा, तुलनात्मक घाटा या तुलनात्मक जमा, या वैकलित जमा या वैकलित घाटा? तो इसमें जो होगा तुलनात्मक जमा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हिंदू आरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। दूसरा, यह योगात्मक प्रकृति का है। तीसरा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। चौथा, यह गुणात्मक प्रकृति है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन जो है 3 नंबर, ये प्रश्न संख्या 13 का 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक को प्रारंभ में ही सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उसका उदाहरण से दिखाने चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर
व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 14 का 3 नंबर। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान के अंतर्दर्शी की समझ को विकसित कर सके। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, 3 नंबर परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, 4 नंबर ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो सबसे पहले तो ये स्मरण करने वाला काट देंगे। अब 3 में हम देखेंगे कि कौन सा सही हुआ। तो 3 में हम देखेंगे तो ये परिभाषा देने की क्षमता लगभग वही रट्टा मारने वाली है। अब ये 2 बचा। तो परिकल्पना में निपुणता की क्षमता ये भी नहीं होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए दोस्तों, इसमें इतना ही। लेकिन हाँ, मैंने कहा था कि लास्ट में आपको कुछ बताऊँगा। तो देखिए, ये जो चीज़ है इसमें तुलनात्मक जमा पूछा है। जुलाई में हो सकता है तुलनात्मक घाटा या वैकल्पिक जमा या घाटा का प्रश्न हो सकता हो। तो इसके बारे में आप लोग को जान लेना होगा किताब से। और दूसरा जो है ये, इसमें यही रहता है। अब इसमें इस बार डायनिक्स ब्लॉक से संबंधित दे दिया। हो सकता है कि जुलाई वाले परीक्षा में संख्या चार्ट के लिए पूछ दे, तो इसलिए इसको भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न 6 नंबर प्रश्न जो है इस बार लिंग से संबंधित हो सकता है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो सकता है या गणित के स्वरूप के बारे में हो सकता है। तो इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ भी जो है इस प्रश्न को भी समझना होगा। ग्राफ पेपर से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए धागा का इस्तेमाल, पैमाना का, ग्राफ पेपर का, टाइल का, ये सारे का प्रयोग के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आपको जानकारी मिल सके। और बहुत कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।